हेलो स्टूडेंट, आपने मास परसेंट का टॉपिक कर लिया है। मास परसेंट के टॉपिक में हमने आपको बताया कि अगर कोई फॉर्मूला दिया जाए और उसमें हर एक एटम का परसेंट हम आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लेकिन अब हमको बताना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में परसेंट दिया जाए और परसेंट की हेल्प से आप लोगों को क्या पता करना हो, उसका फॉर्मूला बताना हो, तब उसको हम कैसे करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है देखो हम बताते हैं। ये सब लोगों को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सारे, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 6 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 6 से कैंसिल आउट करेंगे तब क्या आएगा फॉर्मूला CH2। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दिस इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये क्या है, एम्पायरिकल फॉर्मूला है। बेंजीन की बात करें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 से कैंसिल आउट करो तो ये हुआ CH। ये क्या हो गया, एम्पायरिकल फॉर्मूला हो गया। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए आप लोग लिख सकते हो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पायरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम है उन सबका सिंपलेस्ट जो रेशियो है उसको आप लिख दीजिए एंड उसी को हम कहते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला। और देख लो, जैसे अगर आप देखें C2H2, अगर आप इथाइन की बात करो, इसको हम बोलते हैं इथाइन, तो ये दोनों 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 2 से कैंसिल आउट करो तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन ये क्या है, एम्पायरिकल फॉर्मूला है। तो इससे एक बात भी समझ में आई सर हमारे कि किसी भी दो कंपाउंड का एम्पायरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने बोला कि बेंजीन का एम्पायरिकल फॉर्मूला CH है, तो ये मत सोचना कि सर ये बेंजीन का है, किसी और का भी CH हो सकता है। जैसे यहाँ पर इथाइन है, और भी देख सकते हो कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं। तो चलो, अगर आपको सोचो, जैसे मैं ये कहूं कि बेंजीन के लिए बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है, कितना है CH। मैंने दिया बेंजीन का मोलर मास दिया आपको 78। तो पूछा मैंने आप लोगों से कि बेंजीन का आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ N। क्या दे रहा हूँ, N। N क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। भाई यहाँ पर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ना C6H6। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ना C2H2। यही होता है N। ये 6 है, यहाँ पर ये 2 है, इसको हम बोलते हैं N। कैसे निकालते हैं देखो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। N का आप फॉर्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला। मोलर मास आपको गिवन है 78, एम्पायरिकल फॉर्मूला CH, तो 12 और 1 13, N की वैल्यू आ गई 6, तो CH इंटू 6, तो ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला। मतलब आपको N की वैल्यू पता चल जाए कैसी भी तो आप आसानी से क्या पता कर सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना कोई टफ बात नहीं है। वो डिवाइड करो, जो कॉमन है, कॉमन नहीं है तो फिर हटाओ। जैसे आपसे कोई कहे H2SO4, ठीक है, इसका आप एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो ये तो सारे नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहे ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2SO4 ही रहेगा। लेकिन यहीं पर मैं बात करता H2H2O8, ठीक है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है HSO4, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो, कहीं कहीं पर एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं। तो N की वैल्यू समझ गए। N क्या होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूले में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बन जाए। उस n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम आपको बताते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आपको परसेंट गिवन होगा और परसेंट की हेल्प से आपको क्या पता करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। लेकिन ये n की वैल्यू को समझना हम पहले जरूरी था और एम्पेरिकल फॉर्मूला को समझना जरूरी था, तो वो बात हमने समझा दी है। क्वेश्चन से बात को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, आप लोगों को लिखा हुआ है द मास परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास परसेंट गिवन है, कार्बन का परसेंट है 57.8%, हाइड्रोजन का परसेंट है 3.6 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। और क्वेश्चन में गिवन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 166, तो आपको पता करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब परसेंट गिवन है, परसेंट की हेल्प से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो देखो थोड़े से कुछ स्टेप है, उन स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना है ना, नई नई चीजें हम आपके सामने करने वाले हैं। मतलब डांस तो खैर नहीं करेंगे, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है, और कभी मूड हुआ तो चलो कर भी देंगे आप लोगों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन समझाने के मूड में है, तो क्वेश्चन ही समझिए। क्वेश्चन ये है, आपको सबसे पहले तो एलिमेंट, आपको कुछ यहाँ पर एक टेबल टाइप बनानी है। सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दूसरे कॉलम में आप इनकी परसेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, परसेंट। तो कार्बन का परसेंट क्वेश्चन में गिवन है 57.8, हाइड्रोजन का परसेंट है 3.6 और ये लिखा हुआ है रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब बची हुई जो है वो ऑक्सीजन कैसे निकलेगी, तो 100 में से ये 57 और 3.6 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो आप इसको प्लस करके 100 में से माइनस करना, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ये है 38.6, ठीक है, ये आ जाएगी परसेंट। दो चीजें आप लोगों को पता होती हैं क्वेश्चन में, इन दोनों चीजों की हेल्प से आप लोगों को क्या पता करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल लिख दीजिए, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उनकी परसेंट लिख दीजिए, ठीक है। अब जो तीसरा कॉलम बनता है मास का, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास सबको पता है भाई, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तीसरा कॉलम समझिए, सबसे पहला कॉलम एलिमेंट का, दूसरा कॉलम परसेंट का, तीसरा कॉलम मास का। अब फोर्थ कॉलम आपको बनाना है एटॉमिक मास रेशियो, ठीक है। फोर्थ कॉलम किसका बनाना है, एटॉमिक मास रेशियो को। एटॉमिक मास रेशियो पता करने के लिए आपको क्या करना है, परसेंट को मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। परसेंट को मास से डिवाइड कर देना है। थोड़ा स्टेप ध्यान रखिएगा, है ना, कि सबसे पहले कॉलम किसका बनाना है, उसके बाद में कॉलम किसका बनाना है, और फिर एटॉमिक मास रेशियो करना है। तो ये डिवाइड करना हम डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा करीब 4.82, ये आएगा, ये तो इतना ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, और ये आएगा स्टूडेंट 2.14, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट होता है सिंपलेस्ट रेशियो का। नेक्स्ट कॉलम किसका होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो फिर से समझ लो, सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे, दूसरी बार में उनका परसेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, तीसरी बार में मास आपको याद होने चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे मान लो कोई ऐसा एलिमेंट दिया जिसका मास आपको नहीं पता है, तो मास क्वेश्चन में दे दिया जाता है, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलम बनाइए एटॉमिक मास रेशियो का, परसेंट को मास से डिवाइड करिए। नेक्स्ट कॉलम बनाइए सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, इन सबको पहले लिखो, देखो 4.82 अपॉन 3.62 अपॉन 2.41 अपॉन, और इन देखो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4.82, 3.6 एंड 2.41 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2.41। इन तीनों को ही 2.41 से डिवाइड करो, ठीक है। इन तीनों को ही 2.41 से क्या करो, डिवाइड करो। फिर से समझ लो, इन तीनों को लिखो और इन तीनों में जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो। तो ये इससे क्लियरली पता चल रहा है, 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, इसको डिवाइड करोगे, हम डिवाइड में टाइम ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, ये 1.49 टाइम डिवाइड हो रहा है और इससे ये 1 टाइम डिवाइड। अब देखो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो जो आ चुका है, सिंपलेस्ट रेशियो तो आया है, लेकिन ये डेसिमल में है। तो नेक्स्ट कॉलम बनाइए
सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का। अब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? आप सोचो, इसको अगर आपको होल नंबर में बनाना है, ये नियरली 1.5 है, ठीक है। 1.49 को आप चाहो तो 1.5 ही लिख दो, चलो हटाओ। अब ये 1.5 है, इसको मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। सोचो मुझे इसमें कितने नंबर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये 1.5 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इन तीनों ही नंबर में आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है कि जब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर अपने आप होल नंबर में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो होल नंबर में आ रहे हैं तो इस कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये होल नंबर में नहीं आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, जैसे मान लो ये 1.1 आता तो 1.1 को मैं 1 ही मान लेता। अब क्यों 1.5 है, 1.5 को ना तो हम 1 मान सकते ना ही हम 2 मान सकते, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या बना? एम्पायरिकल फॉर्मूला, ठीक है। कार्बन कितना आया है? 4, तो C4। हाइड्रोजन कितना आया है? 3, तो H3। ऑक्सीजन कितना आया है? 2, तो O2। ये हुआ एम्पायरिकल फॉर्मूला। लेकिन आपको एम्पायरिकल फॉर्मूला नहीं पता करना था, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना था। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला मास पता करो पहले। एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा? 12 4 जा 48, 1 3 जा 3 एंड 16 2 जा 32, तो 48 प्लस 35। अब ये कितना हुआ? 8 और 5 13, कैरी 1, 4 एंड 4 8, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में मैंने एन फैक्टर की वैल्यू निकालना बताया था कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। एन फैक्टर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा था? हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दे रखा था 166 और एम्पायरिकल फॉर्मूला मास कितना आपने निकाला है? 83। एन के बारे में पहले बता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इस एम्पायरिकल फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा C8H6O4, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C8H6O4। इस तरह से हम जब आपको, हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखो, परसेंट लिखो और मास लिखो। परसेंट को मास से डिवाइड करो, यहाँ पर ये वैल्यू होल नंबर में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहीं पर ये डिवाइड करके वैल्यू होल नंबर में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? इन तीनों को ही इन तीनों के सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर होल नंबर में आ जाना चाहिए, यहाँ पर भी होल नंबर में नहीं आया तो चेक करो कि यहाँ पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला C4H3O2। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास पता करके एन की वैल्यू पता कर लो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और एम्पिरिकल फॉर्मूले में एन से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 98.96। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? एक टेबल बनानी है, ठीक है। सबसे पहला जो कॉलम है टेबल में वो किसका बनाना है आपको? एलिमेंट का। एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन था। और कौन सा था भाई? हम एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ साथ कहाँ गए? हाँ, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का परसेंट कितना दे रखा है? दूसरे में हम परसेंट बनाते हैं भाई, मास परसेंट आपको जो भी गिवन है। हाइड्रोजन का परसेंट है इंटू 4.07%। कार्बन का परसेंट है स्टूडेंट 24.27% और क्लोरीन का है 71.65%, ठीक है। तीसरे कॉलम में हम क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है।
ये बात आप लोगों को आसानी से पता चल गई। नेक्स्ट कॉलम किसका बनता है भाई, ध्यान रखो, एटॉमिक रेशियो का। नेक्स्ट कॉलम एटॉमिक मास रेशियो। एटॉमिक मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए चलो बताओ फटाफट से, हमने क्या बताया था, परसेंट को डिवाइड करो उसके मास से। तो यहाँ पर परसेंट है अपॉन 1, ये आ जाएगा 4.07, यहाँ पर ये 12.27 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर कितना है 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। तो इसे डिवाइड करोगे ये नियरली 2 पता चल रहा है, इससे डिवाइड करोगे तो ये भी नियरली 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें हमें आसानी से पता चल रहा है। ठीक है, आप करोगे तो ये 2.02, ये भी समथिंग कितना 0.2 टाइम कैंसिल आउट होगा। अब क्या कहा था मैंने, सिंपलेस्ट रेशियो। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना है, सिंपलेस्ट रेशियो का। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है भाई, इन तीनों को लिखो, इन तीनों को लिखो, और क्या करना है, इन तीनों को लिखने के बाद में इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उससे इसमें डिवाइड कर देना है। सबसे छोटा नंबर 2.02, 2.02, 2.02, ये इससे 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये इससे 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये इससे 1 टाइम। अब यहाँ पर ये नंबर ऑलरेडी होल नंबर में आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमको सिंपलेस्ट होल नंबर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर पहले से ही होल नंबर में आ गए हैं। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पायरिकल फॉर्मूला ये क्या हो गया, H2C1Cl1। तो पहले कार्बन को लिख लो, फिर हाइड्रोजन को दिखाओ, H2, फिर क्लोरीन को दिखाओ, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले कार्बन लिखते हैं, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन दिखाते हैं, फिर कोई और हेटेरो एटम दिखा देते हैं, अदर एटम जो भी है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। एम्पायरिकल फॉर्मूला हो गया। अब एम्पायरिकल फॉर्मूला का मास पता करो, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखना, एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, हम आपको बिल्कुल लिख के गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से इसको सॉल्व करके समझ के जाना, एग्जाम में जरूर आएगा। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया 35.5, इसको सॉल्व करो, 14 प्लस 35.5, 35 एंड 14 कितना हो जाएगा 49.5। अब n की वैल्यू निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया गया है 98.96, 98.96। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने कैलकुलेट कर लिया 49.5, इसे डिवाइड करोगे वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 2। ये वैल्यू हमेशा होल नंबर में ही आएगी, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था, ये था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा C2H4Cl2। ठीक है, तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये पता कर लिया हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का ही। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, नेफ्थलीन बॉल कंटेन 93.7% कार्बन एंड 6.29% हाइड्रोजन। ठीक है, आपको सिर्फ 2 चीजें गिवन है एलिमेंट के नाम पर। ठीक है, सबसे पहला कॉलम एलिमेंट का बनता है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा कि पहला कॉलम किसका बनाना है, दूसरा कॉलम किसका बनाना है। ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, परसेंट, दूसरा कॉलम किसका बनाते हैं हम, परसेंट का। तो फिर से देखिए, कार्बन का परसेंट है 93.71 और हाइड्रोजन का परसेंट है 6.29। हाइड्रोजन का परसेंट है 6.29। जरा इस बुक को लिख लेते हैं। अब किसका बनाना होता है भाई, नेक्स्ट कॉलम हमको 2 चीजें दे रखी हैं। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है कितना 128 ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। तो चलो फटाफट से काम पे लग जाते हैं, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। एटॉमिक मास रेशियो, एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का मास सब लोगों को पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का मास पता है 1 होता है। नेक्स्ट कॉलम एटॉमिक मास रेशियो। ठीक है, एटॉमिक मास रेशियो बनाने के लिए भाई कार्बन परसेंट को डिवाइड करिए उसके मास से, यहाँ पर परसेंट को डिवाइड करिए इसके, ये तो 6.29 आएगा,
इसको हम देख के लिख रहे हैं, डिवाइड करने में टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। ये आ रहा है करीब करीब 7.8। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे बनाते हैं मैंने क्या बताया, इन दोनों को लिखो, 7.8 अपॉन 6.29 और डिवाइड करो इनमें सबसे छोटे नंबर से। इसको करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, इससे करोगे तो ये 1.01 ऐसा कुछ आएगा। अब 1.01 को तो आप 1 लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहीं पर आपको रेशियो मिल गया कि कार्बन का कितना है, 1 है। चलो पहले डिवाइड करके ठीक से देख लेते हैं भाई। डिवाइड करके ये आ रहा है 1.1 नहीं आ रहा है, 1.24 आ रहा है। ठीक है, अब इसको 1.24 को आप 1 नहीं लिख सकते, बाई चांस 1.02 होता तब 1 लिख सकते थे, है ना। 1.02, 03, 05 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर 1.24 है तो 1.24 को आप 1 नहीं मान सकते हो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करो। सिंपलेस्ट होल नंबर, इस कंडीशन में आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सोचो 1.24 में ये 1.2 समथिंग है, तो इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। किससे, 5 से। तो देखो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 एंड 5 बन जा 5। तो ये आ गया समथिंग समथिंग इतना 11.20। 5 से करने पर तो नहीं आ रहा भाई, 5 से करेंगे तब तो इतना नहीं बनना है। 4 से देखो, 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें तब कितना आएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे लिखे हैं 1.24 इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 बन जा 4। तो 4.96 को आप 5 लिख सकते हो। ठीक है, 4.96 को आप 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई करिए। ये बात थोड़ा सा है ना, आप लोगों को अपना सेल्फ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि भाई 1.24 है तो आपको इतने कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये होल नंबर में बन जाए। ठीक है, तो कार्बन कितना हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला C5H4। ठीक है, C5 हुआ, H4 हो गया। अब क्या करना होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता करो। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास C5 है, 12 6 जा नहीं 12 5 जा 60 प्लस 4, तो कितना हो गया 64। एन की वैल्यू कैसे निकलती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है भाई 128। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया एन की वैल्यू 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा C5H4। एन की वैल्यू 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C10H8। C10H8। तो ये हुआ स्टूडेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला का टॉपिक। हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो आप अपनी बुक ओपन करो और बुक के कुछ क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं।